अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में चीनी का बहरान आम आदमी के लिए मजीद माशी दबाव का बायस और हुकूमत के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। 200 रुपए फी किलो से तजावुज करती कीमत ने जहां एक तरफ अवाम की चीखें निकाल रखी है, वहीं दूसरी तरफ चीनी माफिया के सामने हुकूमती रेट ना होने के बराबर है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ कि शुगर मिल्स के 47 खानदानों ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। इन मिल्स के बेशतर मालिकान सियासी अशराफिया से वाबस्ता है। ये सियासी वाबस्तगी 70 साल से आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कती आ रही है। हुक्मरान दिहाइयों से चीनी माफिया को सबक सिखाने के जाली नारे तो लगाते आ रहे हैं, मगर दरअसल हुकूमती पॉलिसियां इन्हीं मिल मालकान के मफादात के गिर्द घूमती हैं। जैसा कि बरामद के वक्त इन अरबपति सेठों में सब्सिडीज की मद में पैसा बांटा जाता है। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़िश्ता रोज इंकशाफ किया था कि शुगर माफिया को नवाजने के लिए जानबूझकर बरामद दरामद का खेल खेला जाता है। ये मसला नहीं, मसलियत है। और मसलियत यह है कि शुगर मिल्स पूरे साल का गन्ना सस्ता खरीदें और मनमाने दामों पर महंगी बेचे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब का कहना है कि चीनी दरामद हो या बरामद, दोनों में किसान का नुकसान हो रहा है। मैं आज पाकिस्तान की मईशत की खातिर फील्ड मार्शल से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि खुदा के लिए आए, इसमें मदाखलत करें। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि एक तरफ ये नजरिया ताकत पकड़ रहा है कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज हुकूमत रियासत के लिए एजाज नहीं बल्कि बोझ हैं। इस नजरिए के हामी हलकों ने सदर जरदारी और शहबाज हुकूमत की गलतियों, कोताहियों और नाकामियों की एक बाकायदा चार्जशीट बना रखी है। इसका मुतजाद नजरिया यह कहता है कि सब मिलजुल कर मुल्क चलाएंगे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। फिलहाल बड़े साहब मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर निजाम ने किक स्टार्ट ना लिया तो फिर मालूम नहीं क्या फैसला होगा। मतलब कि अभी तक मौजूदा निजाम के स्टार्ट होने की दुआ है। 4 वफाकी बजट पेश किए जा चुके हैं। आम आदमी के माशी हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन अभी तक ये निजाम स्टार्ट ही नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान के डीडी काउंटर टेररिज्म को मनी चेंजर्स से मिलकर डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग रोकना पड़ रही है। सोने के ताजरों से मुलाकात करके बढ़ते निर्खों और स्मगलिंग खत्म करवाना पड़ रही है, मगर ये निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करती हैं, मगर निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा। चीनी और गंदम माफिया सरगर्म है, मगर निजाम बताया जाता है कि स्टार्ट नहीं ले पा रहा। दहशतगर्द मुल्क के कुर्ब जवार में कार्रवाइयां करते हैं, फिरते हैं, और ये निजाम बताया जाता है कि स्टार्ट नहीं ले पा रहा। बलूचिस्तान से लेकर रावलपिंडी तक गैरत के नाम पे कत्लेआम हो रहा है, लेकिन निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा। आखिर कब और कैसे इस निजाम ने स्टार्ट लेना है? अवामी मसाइल पर तो बहरहाल ये निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा, मगर अपने सियासी हरीफों के खिलाफ ये निजाम शबाना रोज मेहनत कर रहा है। अवामी नुमाइंदों को थोक के हिसाब से नाअहल किया जा रहा है। सबसे बड़े सूबे पंजाब का ऑपोजिशन लीडर नाअहल हो चुका है। कौमी असेंबली के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ के सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली साहब की नाअहली के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज ही आपको बता, आइए सुनते हैं। चित्राली साहब को इस अपील में, चूंकि वो नहीं गए थे, लिहाजा उनको नोटिस किया गया वो कमीशन को आकर असिस्ट करें और बताएं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपनी जो है वो अपने रिस्पांस जो है वो जमा कराएं। ऑल्दो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के जराये ये भी बता रहे हैं कि कल के दिन की हेयरिंग में बहुत मुमकिन तौर पर अब्दुल लतीफ चित्राली साहब पेश नहीं होंगे कल की हेयरिंग में, और लिहाजा 200% हमें बताया गया कि 200% जो है वो चांस है कि एक और नाअहली और डिस्क्वालिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन का सिलसिला जो है वो कल हमें अब्दुल लतीफ चित्राली साहब के केस में भी नजर आएगा। जी। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं आप पीपल्स पार्टी के, और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चंद साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ की भी जो सूरत हाल सामने आई पंजाब असेंबली में, जिस किस्म के मामलात थे, आप एक पुराने सियासतदान हैं, असेंबली में ये जो अब थप्पड़ चल पड़े हैं, मुक्के चल रहे हैं, आपको ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है और क्या तबसरा करना चाहेंगे आप इस माहौल पर? देखें जी, जो पार्लियामान के अंदर, ये असेंबली के अंदर ये जो लड़ाई और मुक्कों की बात है, ये सच्ची बात है। कुछ तरबियत में कमी और पॉलिटिकल तरबियत में बिल्कुल कमी नजर आ रही। और जो पुराने लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मैच्योर लोग हैं, वो तो कभी भी ये काम नहीं करते। ये गाली गलौज और ये असेंबली के अंदर ये आप अवाम आपको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजती है। अवाम को पहले इस निज़ाम पे एतमाद बड़ा कम होता जा रहा है पिछली कई दहाइयों से। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एज ए सियासतदान, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। और ये किसी सूरत की ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप
मुक्के मारने। जो अब ये कन्विक्शंस और नाअहली का सिलसिला है जो तवातुर के साथ अब इसमें बाकायदा तौर पे तेजी नजर आ रही है 31 जुलाई तक, यानी 2 रोज मजीद, जब इसमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको असेस कर चुकी है कि ये नाअहली डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला मजीद जोर पकड़ चुका होगा। ये मामला आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? और लाइक आई आस्क, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रोल बहुत नुमाया हो चुका है, आपको लग रहा है ये सही सिमत में मुल्क को लेके जा रहा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है और सजाएं यकीनन होंगी, वो एक कानून है। जब सजा हो जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन तो पाबंद होता है जब किसी अदालत से सजा होती है। लेकिन ये कानून और आइन तो ये कहता है कि उसके बाद स्पीकर रेफरेंस भेजने का भी पाबंद होता है और कुछ मुद्दत के लिए लिंगर ऑन किया जा सकता है। स्पीकर करना चाहे, इलेक्शन कमीशन भी कुछ देर करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल है सबको जल्दी एक लगी हुई है, अपोजिशन को भी और इक़्तिदार को, और इस जल्दी का इलाज जो है वो अच्छा नहीं होगा। वो बात सही है चंद साहब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो, गवर्नर पंजाब हो, वो तो आपके आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं। और इधर सिर्फ अब असेंबली के अंदर की बात नहीं हो रही, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब भी जो है वो बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं। वो रात दिन जो है एक किस्म का बयान दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा देंगे, तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। आप मुत्तफिक हैं? ये पीपल्स पार्टी भी अलाइंड है इस बात पे? देखिए, जहां तक केपी की हुकूमत का तल्लक है, उसको गिराने का तल्लक है, मेरे ख्याल में इस वक्त तो जो उनकी गवर्नेंस की बदतरीन सूरत हाल है और जो करप्शन की सूरत हाल है, अगर तो आप उस सूबे से पीटीआई को खत्म करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल है उनको मौका इसी तरह चलते रहने देना चाहिए। और ये मेरे ख्याल उनका जो हुकूमत है इस वक्त, जो अवाम भी केपी के, मैं केपी के 2-3 दफा गया हूँ और आम लोगों से मैं मिला हूँ, और आम लोग बड़े तंग हैं उनके गवर्नेंस के स्टाइल से। स्पेशली करप्शन की जो स्टोरियां हैं वहां की, वो बड़ी भयानक स्टोरी हैं। और पीटीआई का तो बयान ही करप्शन के ऊपर बुनियाद करता था कि, लेकिन इस वक्त तो वो करप्शन पे नंबर 1 है। पूरे मुल्क में जो नंबर 1 सूबा जा रहा है वो केपी के है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो के खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो ये तो शायद पीटीआई के ऊपर कोई मेहरबानी हो अल्लाह की, तो उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। अदरवाइज तो अगर वो चलते रहे इस तरह तो आइंदा केपीके के लोग तो उनको वोट नहीं देंगे, जो सूरत हाल बनी हुई। लेकिन आप इस सोच को कि एक मुंतखब हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाने की इस वक्त कोई जरूरत आन पेश आई है, इससे आप इत्तेफाक नहीं करते इस सोच से? देखिए, मैं जो अदम एतमाद है ये आईनी और कानूनी तरीका है। आइन के ऊपर रहते हुए अगर आप कोई कानूनी काम करना चाहते हैं तो ये, जब आपकी मेजॉरिटी ना, मेंबर मेजॉरिटी आपको ना रखना चाहते हो तो इसमें तो कोई हरज नहीं होता, इस पे तो कोई एतराज नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई हार्स ट्रेडिंग करें, अगर आप कोई मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की बाय फोर्स कोशिश करें तो वो उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन चंद साहब, अब 3 साल पहले तो आपने सेंटर में भी ये करके देख लिया, मुल्क में स्टेबिलिटी तो नहीं आई जिन हालात का, और जो लॉन्ग मार्च आपकी जमात ने किया था, बिलावल साहब ने लीड किया था उस महंगाई के खिलाफ, उसके बाद से हालात तो, आप मुत्तफिक होंगे इस बात से कि हालात तो बेहतर नहीं हुए? नहीं, देखिए, कई मामलों में हालात बेहतर हुए कि हमारा सिस्टम चल पड़ा है, हमारा सिस्टम चल रहा है, और कई मामलों में हालात बिगड़े हैं, ये बात हकीकत है। और मैं समझता हूँ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर हम बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं कि उसमें हालात में कमी आई है, जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही, कमजोर हो रही है। हमारा कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर पहले से बदतर हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। आपको पता है कि चीनी जो एक्सपोर्ट करने का मामला फिर इंपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, आप तो खुद ये तमाम हकाइक से इतने वाकिफ है, आप खुद भी इस बात पे एक रिजर्वेशंस रखते हैं। ये क्या इतनी हमारी हुकूमत कमजोर है कि ये माफिया के आगे बिल्कुल सरेंडर कर देती है, प्रेशर नहीं ले सकती? देखें, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या माफिया हुकूमत का हिस्सा हो, वजारतों का हिस्सा हो, तो क्या आपको मिलेगा? आपको मिल मालकान इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। वो शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं 82 शुगर मिल्स के जो 90% मालकान हैं वो असेंबली में बैठे हैं। देखें, तो ये एक्सपोज करना चाहिए जिन जिन लोगों ने एक्सपोर्ट में और फिर इंपोर्ट में, देखें, एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आम आदमी को 20 रुपए अचानक, या आप गन्ना खरीदते हैं, गन्ना आपने खरीदा है 250 या 300 रुपए मान, आपने कहा था कि हम चीनी देंगे 80 रुपए या 90 रुपए, एक कीमत मुकर्रर की थी गन्ने की कीमत के साथ। अब किसान को भी आपने पैसे न दिए, लेकिन उसके बाद जब किसान का गन्ना लेके आपने चीनी बना ली और आपने रिपोर्ट दी कि मुल्क में चीनी वाफर है और हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, तो फिर चीनी आपने एक्सपोर्ट की, ठीक है,
फिर आपने इंपोर्ट की, फिर कंज्यूमर को भी उसकी जेब से भी, किसान को भी पर केजी 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आप ले रहे हैं, आप डाका डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे भरपूर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बड़ा स्कैंडल है, और ये जो फैसला करने वाले हैं चीनी चोरी का, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर कौन और लेगा एक्शन? सर ये तो नाम ही सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये डे लाइट रॉबरी आप जो कह रहे हैं, दिन दहाड़े ये डाका है आवाम के पैसों पर। हर दौर में, इमरान खान का दौर हो या मौजूदा दौर हो, हर दौर में ये तकड़े लोग हैं। सर 53 सालों से, मतलब मैं आज वो अखबार की आर्काइव नाजरीन को भी हम दिखा रहे थे कि 53 सालों से यही कुछ हम अखबारात की भी हेडलाइंस देखते हैं कि चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन वो इतने मजबूत है कि वो हर दौर में इतने सालों से तवातर के साथ फायदा उठाते चले गए। जब आवाम सरमायादारों को वोट देंगे, जब आवाम सरमायादारों को एमपीएस एमएलएस बनाएंगे, तो फिर आवाम मैं समझता हूँ कि आवाम को भी सोचने का मौका तो दें, या थोड़ा सा भुगतने का मौका भी दें, अवेयरनेस पैदा करें कि आप खुद अपना वोट सरमायादारों को देते हैं। आप सरमायादारों के अलावा आम आदमी को तो वोट भी नहीं देते, और सरमायादारों को जब आप वोट देंगे, सरमायादार जब कैबिनेट में डिसीजन मेकिंग में बैठे होंगे, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इस मुल्क में कुछ सोचता नहीं है। तो सियासत तो आपने सरमायादारों की लौंडी बना दी है हमने, और इसमें यकीनन हम सब का रोल है, इसमें हमारा कसूर है, और ये हमारा कल्चर इस तरह बनता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया और मीडिया की मेहरबानी है कि चीजें एक्सपोज हो रही हैं, और जब एक्सपोज होंगी तो यकीनन इसका कोई असर भी पड़ेगा। आप देख ले, हर पार्टी में तकड़े शुगर मिल्स के मालकान हैं, हर पार्टी। तो जब हर पार्टी में है, तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल किसान के साथ खड़ी है। हम कहते हैं खुल के, हमारी इंटरनल मीटिंग हुई है, हम बिल्कुल शुगर माफिया को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह ऐलान है कि हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान को उसकी मुनासिब कीमत दें। डीरेगुलेट करनी है कीमतें, तो किसान के गन्ने से लेकर सब चीजों की डीरेगुलेट करें। ये नहीं है कि आप चीनी डीरेगुलेट कर दें और गन्ना रेगुलेट कर दें। और फिर जो डीरेगुलेशन की आपने कमेटी बनाई है, जो लिस्ट अभी मैंने पढ़ी है, उसमें किसानों का तो नुमाइंदे ही शामिल कोई नहीं है। सारे ब्यूरोक्रेट, सारे टेक्नोक्रेट और सारे सरमायादार, उसमें किसानों का कौन सा नुमाइंदा है? जो डीरेगुलेशन की कमेटी वजारत खजाना ने या हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के किसानों के साथ, इस मुल्क की आम आदमी के साथ, कंज्यूमर के साथ। तो ये मैं समझता हूं कि आप बेशक चीनी महंगी होती है या जो भी करना है, आप जू नहीं करें। आप कॉटन के एरियाज में क्यों शुगर मिलने लगी हैं, वो शुगर मिलने खत्म की जाए। कॉटन को आप खत्म करके, आप दूसरी गन्नम को, चावल को खत्म करके आप सिर्फ गन्ने को प्रमोट कर रहे हैं। और गन्ना नेशनल फसल नहीं है, कौमी फसल नहीं है। कौमी फसल हमारी चावल है, गंदम है, कॉटन है, मक्की है, जिनका अब आम आवाम को फायदा हो रहा है, आम किसान को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। गन्ने का तो आप चीनी तो मैं समझता हूं अगर आप डीरेगुलेट भी कर दें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जोनिंग जरूर करें कि जो कॉटन के एरियाज है वहां गन्ना क्यों लगने देते हैं। पानी की कमी है, सबसे ज्यादा गन्ना पानी लेता है। आप गन्ने को डिस्करेज करें गवर्नमेंट, और जब गन्ने को डिस्करेज करेगी तो भाई शुगर मिलों वाले डीरेगुलेट करें। कोई राज शुगर मंगवाता है तो मंगवाए, और लेकिन किसान को बाकी फसलों की कीमत तो दे। जब किसान के गन्ने की कीमत भी आप थोड़ी सी बेहतर कर देते हैं और गवर्नमेंट लेवल पे बाकी फसलों को गवर्नमेंट लेवल पे रगड़ा जाता है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है कि हुकूमती सरपरस्ती में सिर्फ शुगर मिल मालिकान के लिए एक स्पेशल गन्ना काश करने से लेकर आखिर तक एक ड्रामा किया जाता है। उस पर मैं समझता हूँ सख्त एक्शन लेना चाहिए। चंद साहब, आप यानी कि इवन आमिर डोगर साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि इन मिल मालिकान के नाम भी सामने आने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मैं तो पहले दिल से कहता हूँ, आप मेरी पुरानी, जब मैं कौमी असम्बली में था, मेरी स्पीचेस उठा के देख ले, इमरान खान की कैबिनेट में मैं था, तो मैं यकीनन उस वक्त भी कहता था कि शहजाद अकबर ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था ये गन्ने के ऊपर इंक्वायरी करके। चंद मिल मालकान, आज वही मिल मालकान नून लीग के अंदर बैठे हुए हैं। वो कह रहे सब में है, सबसे ज्यादा तो वो कह रहे सिंध में है। नहीं, देखें, सिंध हो, पंजाब हो, जो भी हो, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके ऊपर किसान का मफाद, आम कंज्यूमर का मफाद, और चोरी नहीं होनी चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट पहले दिल से कहें कि ये जी हमारी क्लैरिटी है, हम इसके ऊपर कोई चीनी के ऊपर सेशन कमिश्नर का क्या काम है? छापे मारना। राइट। डीरेगुलेट करना तो फिर ओपन करें।
फिर किसान को भी करें, लेकिन जरूरी करें, प्रॉपर पॉलिसी तो बनाए ना। पॉलिसी की कमी है, पॉलिसी के अंदर बदनीति है। सो पॉलिसी की कमी है। बच्चन साहब, मैं आखिर में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, ये जो सियासी माहौल है इसको किस तरह से दुरुस्तगी की तरफ लेकर आया जाए। एक तरफ ऑपोजिशन का दुखड़ा ये है कि इमरान खान साहब जेल में 2 साल उनकी हिरासत को 5 अगस्त को मुकम्मल हो जाएंगे। अगले 2 रोज में वो APC भी बुला चुके हैं, लाएअमल का भी ऐलान किया जाएगा। अब खान साहब की जो जेल में हिरासत है, इसका जिम्मेदार कौन है आपके नजदीक? ये PTI की क़यादत है जो कि डिलीवर नहीं कर सकी, या फिर हुकूमत और जो गैर जमहूरी कुव्वत है, आपके ख्याल में उनका एक ज्यादा बड़ा रोल नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में खान साहब की जो क़यादत है वो भी जिम्मेदार है। वो प्रॉपर डायलॉग ही नहीं कर सके, और खान साहब खुद भी जिम्मेदार हैं कि वो उनकी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करने हैं या किसी और से करने हैं। तो मेरे ख्याल में महमूद खान चकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आसफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, महमूद खान के चकज़ई भी इस वक्त खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। अगर वो और मौलाना फजल रहमान मिल के ये मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल साहब से ये बैठ के बात करेंगे तो यकीनन इस मसले का कोई हल निकल आएगा, और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के साथ ये मुल्क आगे चल पड़ेगा, और मैं समझता हूँ इसमें बेहतरी आएगी। और ये बेस्ट मौका, जी बेस्ट मौका है इस वक्त। उनके अंदर भी रीजनेबल लोग हैं, बैरिस्टर गौर हो गया, असद कैसर हो गए, इनको चाहिए क्योंकि आपने एक देख चुके थे आप एक ट्रेलर जो इस साल के आगाज में नजर आया था, मुज़ाकरात की उस मेज पे आए थे, और उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात जब तमाम स्टेक होल्डर्स इसको ऑन बोर्ड होंगे तो फिर मुज़ाकरात फ्रूटफुल हो सकते हैं। और पॉलिटिकल मुज़ाकरात जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि सियासी पार्टियों के पास अल्टीमेटली PTI को आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सियासी पार्टियों को रोका जा रहा है कि कौन मुज़ाकरात कर सकता है, किससे कर सकते हैं, किससे नहीं? देखो, जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप राब्ता करेंगे, आप फ्रूटफुल तरीके, आप नियत के साथ राब्ता करेंगे, तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। और कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो या इस मुल्क के मामलात खराब हो। सब चाहते हैं कि मुल्क के मामलात ठीक हों। तो मुल्क के मामलात ठीक होंगे तो सियासत ठीक होगी, सियासत ठीक होगी तो हुकूमतें ठीक होंगी और रियासत कामयाब होगी। तो सबका फायदा है, इसमें नुकसान किसी का भी नहीं है। ये जो अफरा तफरी या गैर यकीनी सूरत है, इसमें सबका नुकसान है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम अजहर चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक सूबाई वजीर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा झगड़ा साहब, ये जो नाअहली का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से शुरू हुआ है और अब तेजी नजर आ रही है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर PTI? अलीना, मेरे ख्याल में शुक्र है कि इलेक्शन कमीशन किसी चीज पे तो फुर्ती दिखाता है। कम से कम जब उमर अयूब का हल्का इन्वेस्टिगेट करना हो, जहाँ सिर्फ 82,000 वोट की लीड थी, या चित्राली साहब को डिस्क्वालीफाई करना हो 9 मई के नकली मुकदमे में, या अभी जो है वो बचर साहब को डिस्क्वालीफाई करना हो, क्योंकि हमारे जो केस बट जगर साहब, कता कलामी की माफी, बट आई हैव टू इंटरवीन हियर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है उमर अयूब साहब की, जहां पर आपने जिक्र किया, वो खुद स्टे ले चुके हैं, पेशावर हाई कोर्ट से भी लिया, एबटाबाद के भी हाई कोर्ट में वो गए, सो दीगर मामलात में वो अपने केसेस के लिहाज से वो स्टे ले चुके हैं। बचर साहब और दीगर को कन्विक्शंस का सामना करना पड़ा, फैसले में डिस्क्वालिफिकेशन था, तो वो मजीद वेट नहीं किया जा सकता था। अब्दुल लतीफ साहब को भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो रिस्पॉन्ड करते, वो अपना रिस्पॉन्स जमा कराते। सो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत इस चीज पे क्लियर है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये हेस्ट में कर रहे हैं? नहीं तो उमर अयूब साहब अगर स्टे ले रहे हैं तो ये बताएं अलीना, ये मेरे केस में तो मैं स्टे नहीं ले रहा ना, वहां पे कौन स्टे ले रहा है? 537 दिन हो गए, 180 दिन में फैसला होना है। पहले पूरा साल एक ड्रामा चला जहां ऑपोजिशन के वकील भागते गए, फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस एलिवेट हो गए, कोई एक कैंडिडेट ने जो है वो जज पे जो है वो कोई कंप्लेंट दर्ज की, तो जज साहब जो मेरे वाले थे उसने सारे केसेस वापस किए। उस वक्त तक जो मेंटेनेबिलिटी का सवाल था उस पे हेयरिंग भी हो चुकी थी। उसके बाद रिटायर्ड जज लगे, अब 10 महीने वो रिटायर्ड जज जो हैं वो अपने लिए दफ्तर ढूंढते गए। वो दफ्तर ढूंढने के बाद कुछ दिन पहले इत्तेफाकन जैसे ही मैंने एंटी करप्शन में ROs और DROs के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की, तो खत आने लगे कि आपके केसेस की हेयरिंग दोबारा से शुरू हो गई।
और आज जो है वो पहली हेयरिंग हुई 537 दिन के बाद, जिसमें जो नोटिफाइड एमपी हैं उनके वकील को या उनको बुलाया ही नहीं गया था। और अब 12 अगस्त को दूसरी हेयरिंग होगी जहां पे उनको बुलाया जाएगा। मैंने तो वैसे रिक्वेस्ट कर दी जज साहब को कि सर जो भी फैसला करना है इसकी डेली हेयरिंग जरूर कर दें, क्योंकि मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता कि ये सीट इसका फैसला किस तरफ। सो आपको कोई रिस्पांस मिला डेली हेयरिंग के आपकी रिक्वेस्ट के हवाले से? पूरी दुनिया को पता है कि फैसला किस तरफ होना है, तो अगर इस सिस्टम ने अपने आप को और भी एक्सपोज करना है तो वो कर ले। वो अचकजई साहब ने आप लोग को मशवरा दिया था कि आप लोग का मैंडेट चोरी हुआ है, आप लोग असेंबली के बाहर एक असेंबली लगा ले, मान लेना नहीं चाहिए था पहले ही? अलीना, हमें बहुत से फैसले करने होंगे, कलेक्टिवली करने होंगे, पार्टी को भी, हुकूमत को भी, इनफरादी तौर के। पार्टी को भी ये डिसाइड करना है, हमने तहरीक भी चलानी है, हमने लीगली भी मुकाबला करना है। हुकूमत को भी ये फैसला करना कि हमने सिर्फ हुकूमत में रहना है या जिस वजह से हमें हुकूमत में लाया गया कि हम इस निजाम को ठीक करें, कि उसके खिलाफ हम स्टैंड लें, जितना भी मुश्किल हो। मेरे से तो जो होता है वो मैं कर रहा हूं। सर वो तो बड़ी हुकूमत तो इस वक्त बड़ी कंटेंट है इस बात पे कि सर वो बड़ी कंटेंट है। इसलिए मैं नहीं कर रहा कि मुझे कोई वजारत मिले, क्योंकि ऑब्वियसली वजारत शजारत लेने के लिए ये तरीके नहीं होते। बट जब झगड़ा साहब आप और आपकी पूरी क़यादत ये बात जानती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये पूरे मामला जो है वो किस लिए आप लोग फेस कर रहे हैं, आप सिस्टम के इस वक्त उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, सो बेहतर नहीं है कि अब आप लोग ने जो वो निगोसिएशंस और जो वो मुज़ाकरात के थ्रू अब मामलात को हल की तरफ ले जाने के लिए आपकी पार्टी, आज भी हुकूमत ये राय रखती है कि आपकी पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूर बात करने को तरजीह देते हैं, मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता लेना है तो फिर उसमें जो है वो हम 2 या 3 जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी रास्तों पे नहीं जा सकते। उस असूल के लिए तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए रिलीफ के लिए मुज़ाकरात नहीं कर सकते। राइट, बट अगर हम ये रास्ता लें तो शायद 5 अगस्त नहीं, लेकिन ये तहरीक कामयाब जरूर होगी। लेकिन उसके लिए हम सबको अपनी कुर्सी, अपने ओहदे, जो है वो पार्लियामेंट, ये सब कुछ जो है वो भूलना पड़ेगा। ये जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि इमरान खान साहब के बेटों से मुतालिक उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं कि वो पाकिस्तान ना आए, क्यों खान साहब ने अपने बेटों को आने से रोक दिया? मेरे ख्याल में उन्होंने ये नहीं कहा। एक तो इमरान खान साहब तक एक्सेस इतनी लिमिटेड है, और सवाल तो हमें ये पूछना चाहिए अलीना कि ये एक्सेस क्यों इतनी लिमिटेड है, कि जब आप जैसे एक जर्नलिस्ट को भी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि जाके देख लें और हम आपको जो है वो एक्सेस देंगे अडियाला जेल तक, कि आप इमरान खान के हालात खुद देख लें, कि आपको जेल से किलोमीटर दूर क्यों रोका जाए? अगर एक्सेस लिमिटेड ना हो, अगर उनकी बहनों को उनसे मिलने दिया जाए, तो कम से कम हम ये तो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है या क्या नहीं कहा। ये वैसे क्राइसिस लंबा करने का बेहतरीन तरीका, लेकिन मेरे ख्याल में वैसे इमरान खान साहब ने ये कहा नहीं। जो इमरान खान साहब ने कहा है वो बड़ा सिंपल है कि तहरीक का ताल्लुक उनके बेटों से नहीं है, उन्होंने ये पार्टी इसलिए बनाई है, उनके बेटे जो है वो इमरान खान साहब से मिलने जरूर आएंगे। वो बरतानवी शहरी भी हैं, ठीक है, वो वहां पे बड़े भी हुए हैं, मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। कोई तहरीक वहरीक के लिए नहीं, हमारी लड़ाइयां हो, हमारी लड़ाइयां ना हो, आपस में हो, आपस में ना हो, इस तहरीक के रिस्पॉन्सिबल हम हैं। वो इमरान खान एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं जिसमें भी थोड़ी सी अकल हो, वो कभी भी जो है वो उससे इनकार नहीं करेगा। सो आप कह रहे हैं झगड़ा साहब तहरीक के रिस्पॉन्सिबल अगर जिम्मेदार आप हैं तो इमरान खान साहब को 2 साल जो 5 अगस्त को जेल में हो जाएंगे, उनको उनकी हिरासत के 2 सालों की भी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है? मैं अलीना ये अगर कहूं कि जो सक्सेसेस हैं वो भी कलेक्टिवली हमारे हैं और जो फेलियर्स हैं वो भी कलेक्टिवली हमारे हैं, उससे कोई भाग नहीं सकता। और वो मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिकल क्लास के इसलिए
कि शायद हमारी 70-80 साल ट्रेनिंग ही ये हुई है कि बार बार वो दिमाग ट्रेन हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि इक्तिदार किसी तरीके से असूल से ज्यादा प्रायोरिटी ले जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन ये साथ जरूर है कि ये ऐसे स्ट्रगल्स में, ऐसे तहरीकों में होता है जहां पे आपस में लड़ाइयां भी होती हैं, जैसे जहां पे आपस में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन ये अवाम हिल नहीं रही। अगर अवाम हिले ना, और वो दिन आपको पता होगा कि ये जंग, ये निजाम जीत चुकी है अपनी सर्वाइवल की, क्योंकि उस दिन वो इमरान खान से किसी को मिलने की रुकावट नहीं क्रिएट करे। वो इमरान खान साहब को कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उस दिन जो है वो इमरान खान की आवाज पाकिस्तान के अवाम के लिए मैटर नहीं करेगी, लेकिन ये हो नहीं सकता। और इसीलिए जिस दिन तक इमरान खान साहब जेल में, इमरान खान साहब का कद हर रोज मजीद ऊंचा होगा और ये निजाम मजीद डिस्क्रेडिट होगा। उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम के लिए ये, पाकिस्तान की रियासत के लिए ये कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के अवाम के नजरों में डिस्क्रेडिट होती है। राइट। और कुछ एक हुकूमती इत्तेहादी भी अब ये कह रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी है और जल्दी का जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होता। बट थैंक यू सो मच जगा साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सच एन ऑनर टू हैव इकोनॉमिक एक्सपर्ट, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं शम्सुल इस्लाम साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। शम्स साहब, सबसे पहले तो जो हम ये मामला देखते हैं कि सरप्लस से हम एक शॉर्टफॉल की तरफ जाते हैं, हमेशा आवाम खमियाजा भुगत रही होती है, महंगे दामों पे चीज़ें खरीद रही होती है, और जो माफिया है वो हर गवर्नमेंट में, लाइक आई सेड, कि वो इतना सरगर्म होता है कि अभी भी हमने एक्सपोर्ट करके एक चीनी हम इंपोर्ट की तरफ चले गए। हाँ जी, बुनियादी तौर पे इसकी वजह क्या है कि हमारी अगर इकोनॉमी का मॉडल देखें तो वो हमारी इकोनॉमी ना तो ओपन मार्केट इकोनॉमी है, ना ही रेगुलेटेड है, हौज पौज इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जब मिक्स्ड इकोनॉमी होती है तो इसमें जो क्रोनीज हैं वो बड़े ऊपर आते हैं, बड़ी तेज़ी से आते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले माजी में आपको 22 ख़ानदानों के नाम आए थे, और उसके बाद अब कितने ख़ानदान हो गए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म के जरिए उन क्रोनीज को प्रोटेक्शन दे के उनके मुनाफों में इजाफा किया जाता है। तो इसमें फिर जो वो लोग जो पावर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं और जिनके जो बेनिफिशरीज भी हैं इसके, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जहाँ पर आप देखेंगे पहली एक पॉलिसी जो होती है कि यूटिलिटी स्टोर का जो वजूद जो नुकसान पे चल रही है और उसको कई दफ़ा तय किया गया कि बंद करेंगे, वो हुकूमत के कहने पे या हुकूमत का अदारा हो कि इनसे महंगे दामों चीनी खरीदती है। मार्केट में अगर चीनी जिस रेट पे बिक रही है उससे ज़्यादा महंगी टेंडरिंग के जरिए परचेज करते हैं, वहाँ पहली कार्टलाइजेशन होती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे जब देखते हैं कि अब क्वांटिटी हमारे पास सरप्लस ज़्यादा है और हम इसको कैसे इंजीनियर करें, तो फिर एक इंजीनियर्ड क्राइसिस क्रिएट किया जाता है कि शॉर्टफॉल इसमें दिखाएं कि कम हो गई है। उसकी पहली बुनियादी वजह क्या है कि जब आप कंजम्पशन एक ऑफिशियली एक आप देखेंगे, आपको सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि 25 से 28 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन दिखाई गई है। एग्जेजरेटेड फिगर है। आप इतनी चीनी कोई भी फी आदमी नहीं खा सकता। आबादी पाकिस्तान की अगर आप 25 करोड़ की आबादी लगाएं तो उसके अंदर 33 मिलियन शुगर के मरीज हैं जो चीनी से दूर रहते हैं, थोड़ी बहुत डाल के खा ली। तो आपकी कंजम्पशन जो है, मैं और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मीठा भी खाने वाले हैं तो 100 ग्राम चीनी लेते हैं, तो आपकी 18 से 20 किलो की कंजम्पशन है। फ़र्क वहाँ पर आ गया कि जब आप दिखाते हैं प्रोडक्शन, वो जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लाइसेंस्ड पे है, जिसका लाइसेंस आपने लिया था, ये शुगर मिलें 60s में लगी, 70s में लगी, 80s में 70s में नहीं आई होंगी तो 80s में आ गई, 90s में आ गई। उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है वो डिक्लेयर्ड अगर 5000 टन है, तो नई जो शुगर इंडस्ट्री है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा चुका है उसी के अंदर, और उसको 15 से 20,000 टन पे भी ले जा चुके। अब देखिए गन्ना जो है ये कॉटन ग्रोइंग इलाके में हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जब मिलें लग जाएंगी तो गन्ना जो है एक ऐसी क्रॉप है जो कि लेबर इंटेंसिव नहीं है। गन्ने का बीज भी वहीं खेत में किसान छोड़ देता है और उसको लगाना भी आसान है, मौसम के साथ भी वो लड़ लेता है, बारिश ज़्यादा हो जाए कैसे हो जाए सर्वाइव कर जाता है। कॉटन आपकी मुश्किल थी, हैंड पिकिंग्स होती है, उसकी जो लेबर इंटेंसिव क्रॉप है उसको रिप्लेस कर गया। तो आपको सबसे बड़ा नुकसान एक ये हुआ कि कॉटन ग्रोइंग के अंदर पाकिस्तान जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल की थी वो 60% हमारी टोटल एक्सपोर्ट का हिस्सा होता थी, आज आपकी वो अराउंड 50% से नीचे आ गई है। ठीक है, और आप इंपोर्ट कर रहे हो एक ह्यूज अमाउंट की कॉटन,
और यान भी इंपोर्ट कर रहे हो, तो एक नुकसान तो आपके जो डेफिसिट आता है ना उसकी वजह से। दूसरा, जब आप कुछ मासेस को चीनी सप्लाई करते हो तो वो जो फिर फिगर आती है कि जी अब हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो 5 मिलियन टन से बढ़ के आपकी 6.4 मिलियन टन। जहां चावल सबसे ज्यादा खाया जा रहा है, गंदम के बाद सेकंड स्टेपल राइस है, बिरयानी की दुकानें हर जगह खुली हुई हैं, वो अगर 3.5 से 4 मिलियन टन की कंजम्पशन कर रहा है तो फिर आपकी चीनी की कंजम्पशन क्या होगी? कम होगी। दूसरी देखेंगे जी, आप जब प्रोटेक्शनिज्म इनको देते हैं वो क्यों ली जाती है? ऑफ द बुक कैश सेल्स ज़्यादा होती हैं। आप अकबरी मंडी से लेकर फैसलाबाद, जुड़िया बाजार, जहां भी चीनी खरीदने जाएंगे होलसेल मार्केट में, वो आपको कोई इनवाइस नहीं देगा सेल्स टैक्स की। चीनी पे सेल्स टैक्स है। चीनी की सेल्स जो होती है इंडस्ट्री को, वहां पर इनवाइस इशू होती है। टॉक्सिक हो गई। सर, हमने जितनी एक्सपोर्ट की तो हमें तब भी यही बताया गया कि ज़र मुबादला आएगा, हमने मुल्क के कर्जे उतार दिए, सब कुछ यही हमें बताया गया। लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ फिर होनी चाहिए? आप कह रहे हैं इंजीनियर्ड क्राइसिस है ये, तो किसके खिलाफ होगी? जिन्होंने इजाजत दी है एक्सपोर्ट करने की और फिर इंपोर्ट करने की? बुनियादी तौर पे आपकी जो सैब है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, उसके अंदर 3 मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और फॉरेन मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन हैं। वो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। इनको जब लेके बनाते हैं तो आप उनके वहाँ से सेक्रेटरीज को उठाते हैं या फिर उनके अंदर कोई डीजी आ जाता है, अटेंड करता है, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। उसमें आपने जो एग्रीमेंट किया था शुगर मिल के साथ, उसमें लिखा था कि सैब जो है मॉनिटर करेगी फोर्टनाइटली, हर 15 दिन, हर 2 हफ्ते के बाद वो मॉनिटर करेगी। तो कहाँ मॉनिटर हुआ? वो मॉनिटर नहीं हुआ। तो पहला जो गलती हुई है वो सैब की है। उन्होंने क्रिमिनली इग्नोर किया, उनकी एक नेग्लिजेंस थी कि चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जबकि आपको गारंटी की गई थी 140 से बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे तो वो आपको नुकसान हो गया। वहां उनकी इग्नोरेंस, तो जिम्मेदार वो होते हैं। आपको याद होगा कि चंद साल कबल भी एफबीआर ने जो गोडाउन्स वगैरह में छापे मारे थे और जो चीनी हमने एक्सपोर्ट की थी, तो फिर काफ़ी उन्होंने रिकवर भी किया था स्टॉक। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कम प्राइस पे जो है वो एक्सपोर्ट की हो, फिर इसको स्टॉक कर दिया हो, कहीं बाहर पार्क कर दिया हो, दुबई इधर उधर, और उसके बाद जो है वो उसी को ज़्यादा कीमत पे बल्कि उसको वो लेकर आएंगे। नहीं, यही परसेप्शन ये क्रिएट किया गया, ऐसा नहीं होता। शुगर आपकी जहाँ पे बनती है वहीं पड़ी हुई है, मिलों के पास पड़ी हुई है। अच्छा। उन्होंने 165 पे बेचने से इनकार कर दिया, जो गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस की है। अब प्राइस फिक्सेशन एक अलग एक डिस्टॉर्शन है, और उस जब से प्राइस फिक्सेशन हुई है, ऑडिटर जनरल ने अभी बताया कि 300 अरब का इनको फायदा हुआ है। हाँ, तो प्राइस फिक्सेशन का मतलब है कि आपने मिनिमम लेवल उनको दे दिया। हाँ। और एक और मजे का खेज बात यह भी है कि 165 रुपए की आपने फिक्स करी एक्स बिल, हर महीने 2 रुपए इंक्रीज। ये क्या हो सकता है? मार्केट तो अप एंड डाउन होती है ना। अब डिमांड खत्म हो जाएगी रबीउल अव्वल के बाद, तो चीनी की कीमत गिरेगी, लेकिन उनको इंश्योर कर दिया कि हर 2 महीने अक्टूबर तक आपको 2-2 रुपए करके बढ़ती जाएगी। ये एक चीज है। फिर आपको अब अगर करेक्ट करना है इस मार्केट को, अभी आप जो क्रैकडाउन कर रहे हो वो रिटेलर्स पे कर रहे हो या मार्केटों में जो थोड़ी बहुत दुकानें वहाँ पे स्टॉक तो वहाँ पड़े हुए हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हुई है, या उनके अपने प्राइवेट वेयर हाउसेज में पड़े हैं, तो आप वहाँ क्रैकडाउन करो जहाँ पे हजारों टन चीनी पड़ी हुई है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि 3 से 4 महीनों में चीनी खराब होना शुरू हो जाती है, जिस पर कहा गया कि फिर हमें ये अभी कहा गया कि नवंबर तक जो है वो स्टॉक है, तो वो खराब नहीं हो सकता। नहीं, ये भी उनको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है कि 6 महीने में खराब होती है, वो गलत है। चीनी की जो अगर कम से कम भी शेल्फ लाइफ लें तो 1 साल तो वो चल सकती है, और बाद का 2-2 साल की चीनी पुरानी भी मार्केट में आती है। तो चीनी में हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो चीनी बनती है उसमें अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो सिर्फ ये होती है कि शीरा बन के नीचे जो तय होती है, स्टैक नीचे लगाते हैं ना जब आपको उसकी, तो उस वक्त निकलना शुरू हो जाता है, तो चीनी तो वो चलती है। आज भी अब मुज़ाकरात जो है वो अगर किसी हतमी वे फॉरवर्ड की तरफ नहीं ले जा पा रहे, सो दैट मींस कि एक क्लियर हमें एक वो नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है शुगर मालकान की तरफ से कि वो नहीं कम करेंगे। बिल्कुल वो कम नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप देखेंगे, ये आज पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ था, और इसके ऊपर तो बाकायदा डिटेल्ड GIT बनी थी, और इस दफा भी बननी चाहिए, क्योंकि एक विंडफॉल प्रॉफिट अर्न करना, एक अनफेयर मार्जिन आपकी और मेरी पॉकेट से निकल जाए पैसों इस कीमत के ऊपर, तो वो एक उसके ऊपर आपको बनता है। तो ये आप ये क्यों नहीं कर रहे? फिर मिलों ने एग्री किया 165 में बेच नहीं, तो वो वायलेशन है, अगेंस्ट दी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, वो करें। तो आप अपनी चीनी को, गवर्नमेंट का क्या काम है? देखिए गवर्नमेंट को क्या होता है कि मैं इंडस्ट्री जो है जो भी है, आप अगर उसमें कोई फेयर फैक्टर लाते हो, आप इनको ऐसा ना करें कि फेयर फैक्टर लाएं, अरेस्ट करें, छापे मारें, ये करें। आप उसको पॉलिसी के जरिए बैलेंस करें। वो पॉलिसी क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल दें। आज आप कहते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि जी चीज़ नहीं शॉर्ट है, लोग कहते हैं, मैं कहता हूं आपके पास सरप्लस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल दें। अगर ये compete कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट कर लें, अगर इंपोर्टेड चीज़ सस्ती आ सकती है वो इंपोर्ट कर लेंगे। जो स्टॉक पड़े हुए, जो होर्डिंग हुई है, वो अगेंस्ट द लॉ है, ऑर्डिनेंस आपके पास है, उसको मार्केट में रिलीज कराएं, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप अफगानिस्तान से अगर महंगी बेच रहे हो चीनी, तो ये तो ज्यादती है ना।
राइट। और आपको शम्स साहब आखिर में आपको यही मामला जिस तरह से हमें पूरे ऑल थ्रू दीज इयर्स नजर आ रहा है, ऐसी आपको आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि protectionism और अलीना, engineered आज हम आपके साथ पहली दफा बैठे ना, तो आइंदा सालों में भी आप मुझे बुलाया करेंगे और चीनी के ऊपर ही आप बुलाएंगे, क्योंकि चीनी का क्राइसिस 60s से चल रहा है और अभी तक वो चल ही रहा है। वो क्राइसिस इंजीनियर्ड होता है, इंजीनियर्ड चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप उसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हो। वो स्ट्रक्चर इस वक्त जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि चीनी की कीमत को मुकम्मल प्रोटेक्शनिज्म मिली हुई है, इंपोर्ट पे बैन है, उस पे टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस जिसको आपने ख़त्म करके 4 टैक्सेस को ज़ीरो किया, सेल्स टैक्स को 18% नीचे लाए, IMF के प्रोग्राम को रिस्क में डाला, IMF ने आपको अपना एंगर डिस्कम्फर्ट शो किया इसके ऊपर, तो ये ज्यादती हो रही है। हम सुनते ये हैं कि चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। सो ये हम सिर्फ एक लफ्जी जमा खर्च के तौर पे देखते रहेंगे, इस पे एक्शन नहीं नजर आएगा। मीडिया में, अखबारात में वो ये चीजें बनी हुई हैं, बहुत पुरानी करते हैं, वही लग जाती हैं, वो आज भी देख रहे हैं। खुदा के लिए आप इस पाकिस्तान की जो चीनी है, मैं आपको बताऊं एक और चीज, अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ की है तो हमारे लिए सरप्लस चीनी होती है। चाइना की आबादी 1.5 अरब 1.4 बिलियन की है, वो 15 बिलियन से गुजारा करते हैं, हमने यहाँ पे 9 मिलियन तक भी प्रोडक्शन कर ली थी। आप इसको अगर लिबरल कर देते हो, खोल देते हो, हुकूमत निकल जाती है, तो चाइना 3.5 बिलियन की शुगर से बनी हुई कैंडीज, चॉकलेट, ये कन्फेक्शनरी जितनी है एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की तो एक्सपोर्ट चीनी से बनी हुई मिलियंस में होगी, मामूली है। आप इससे एक ह्यूज अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हो। हेल्दी कंपटीशन जो होता है ना, मोनोपोली जो होती है या प्रोटेक्शनिज्म, वो किल करती है कंपटीशन को, एक मार्केट को बनने नहीं देती। आप उसको आज़ाद करेंगे तो ये चीनी वाले, आप देखिएगा एथेनॉल भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये फिर ये उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे भी जाएंगे और फायदे होंगे मुल्क के लिए। सर वैसे कमाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, जो हमने इस शोबे का ही हाल कर दिया है और जिस तरह से हमारी मईशत इस वक्त ज़बूहाली का शिकार नजर आ रही है। बट आपने जिस तरह से कहा कि एक इंजीनियर्ड क्राइसिस है, प्रोटेक्शनिज्म है, कोर इश्यूज एंड कोर रीजंस जिस पर अगर तो इसको एड्रेस कर लिया जाए तो बहुत हमें हालात बेहतर होते हुए दिखाई दें। थैंक यू सो मच शम्स साहब फॉर जॉइनिंग अस।